हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब 5.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है वो पोलर फॉर्म और आर्गेन प्लेन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये मेन हमारा मोटिव होगा, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा आर्गेन प्लेन क्या होता है, ठीक है। चलिए, बट मैं जब स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो बैकबोन है, जो कॉन्सेप्ट वो क्या है, उसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। आप अगर हायर मैथमेटिक्स में आप जाते हैं, कभी अगर पढ़ने का मौका मिला तो वहां पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके एक पेपर है, तो वहां पे आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आगे के जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे आप देखेंगे पोलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करके हम सारी चीजें डील करते हैं। वहां पे एक आता है आइलर फार्मूला, तो हालांकि यहाँ पे आइलर फार्मूला नहीं करेंगे हम लोग, तो जब आगे जब बढ़ेंगे तो जब जेई मेन की अगर बात करेंगे या आगे कुछ डिस्कशन हुआ तो वहां पे मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और डेप्थ में करेंगे। बट अभी होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पहले पोलर फॉर्म पे फोकस करते हैं। पोलर फॉर्म होता क्या है फ्रेंड्स ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, बस ऐसे समझें। अब पोलर फॉर्म में, या मैं बोलूं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ना एक मैं पिक्टोरियल फॉर्म में, तो वहां पे जो पिक्टोरियल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कुछ ऐसा एक प्लेन चाहिए ना। याद करिए जरा, अगर रियल नंबर्स का ऑर्डर पेयर दिया है फॉर एग्जांपल 1,2, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रियल नंबर्स ये दिया है 1,2 ऑर्डर पेयर में, तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ये ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, जो कि 10th पास करके आए हैं। तो ऐसे हम दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस खींचते थे, इसको लिखते थे एक्स एक्सिस और इसको हम लिखते थे वाई एक्सिस, याद करिए। जबकि ये दोनों क्या है, इसको आप मान सकते हैं ये भी एक रियल लाइन है, ऐसे मैं बोल सकता हूं ये भी एक रियल लाइन है, और वाई भी क्या है, एक रियल लाइन है, ठीक। अब यहां पे ये मेरा, इसको हम क्या बोलते थे, ओरिजिन ना, 0,0। अब ये 1,2 जो पॉइंट है तो इसको इस प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे, और याद करिए इसको हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स ऐसे बोलते थे। और ये जो 4 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीजें तो हम सीख के आए हैं। तो अब ये देखिए 1,2, तो 1,2 मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मैंने लिया ना, तो ये 1 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लिया ना, एक्स एक्सिस जिसको आप बोलते हैं वहां पे, तो ये मान लीजिए मेरा 1,0 है, ये हो गया। और सेकेंड जो होता है ये क्या है, वाई एक्सिस पे ना, तो 2, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात बोल रहा हूं ऑर्डर पेयर में, तो ये मान लीजिए 2 यहाँ पे है, 0,2। तो ये जो पॉइंट अगर इस प्लेन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना, सो यहां पे ये 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आता है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए था, तो इसको मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे करूंगा, ये मेरा पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, याद करिए, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लीजिए -1, फॉर एग्जांपल 1, चलिए -1,1, तो इधर -1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इधर कहीं होगा, मान लीजिए -1,0 लिख दिया, और y एक्सिस पे भी 1, तो इधर मान लीजिए 1 है, तो ये मेरा पॉइंट होगा, मान लीजिए ये मेरा b है, इसका क्वाड्रेंट क्या, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -1,1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। तो रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको भी मैं इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आर्गेन प्लेन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आर्गेन प्लेन। और आर्गेन प्लेन बिल्कुल यही होता है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपने किया था ना, रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर्स को जब रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम यहाँ पे होता है। तो आर्गेन प्लेन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा,
ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जनरल डिफिनीशन आइए, z इजकल टू ये क्या था, a प्लस आई बी, ये था जहां पे a और b क्या हुआ करते थे, रियल नंबर्स, पहली चीज, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ऑर्गेन प्लेन में भी यहां पे आप चाहें तो ये जो a है इसको क्या बोलते थे, रियल पार्ट ऑफ z, और b को क्या बोलते थे, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रियल एक्सिस, या कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसको भी क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस ही। तो ये समझना क्या, ये रियल एक्सिस बोलूं या एक्स एक्सिस बोलूं, तो अल्टीमेट ये भी क्या है, जो यहाँ पे रियल था ना वही रियल एक्सिस ही है, मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स को ऐसे आप रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर वर्टिकल लाइन पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, या कुछ बुक्स में क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और अल्टीमेट ये भी क्या है, सेट ऑफ जो रियल नंबर्स, मतलब रियल लाइन ही है। समझ में आ गया। चलिए, तो अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनको मैं जैसे यहां पे रिप्रेजेंट करता था ना, उसी तरीके से यहां पे भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब एक और चीज यहां पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिया है तो इतना तो मुझे पता है कि a जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, b जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह के ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं जैसे यहां पे आप लिखते थे। लेकिन अब यहां पे ये आपको अंडरस्टूड होगा कि a जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और b जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल z इजकल टू अगर मैं बोलूं 1 प्लस 2i या i इंटू 2, ऐसे लिख दिया 1 प्लस 2i, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में मैं लिखूंगा 1,2 ऐसे, समझिएगा। अब अगर ऐसे आपने लिखा तो सीधी सी बात है कि 1 क्या है, रियल एक्सिस पे जाएगा। तो यहां पे जैसे आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया था सेम उसी तरीके से ये मेरा 1,0 हो गया, ठीक है। और 2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे 2 यूनिट यहां पे, तो ये 0,2 हो गया। तो यहां पे आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप दो तरीके से लिखिए, z इजकल टू आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो 1,2 भी लिख सकते हैं, पहली चीज ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे लिखा ऑर्गेन प्लेन में, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है 1,2 जिसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2i है। पहला चीज ये ध्यान रखिए। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही पे आपको समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम एज अ वेक्टर भी कंसीडर करते हैं या एज अ वेक्टर भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ये ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, ये जो आपने लिखा है ना 1,2। तो इनिशियल पॉइंट देखिए 0,0 और ये जो है आपका टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको एज अ वेक्टर भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, दो चीजें क्लियर हो गई कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे, और जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिस प्लेन में उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेन्ड प्लेन, ऑर्गेन्ड प्लेन। अब यहां पे देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे वेक्टर यहां पे अगर नाम देना है आपको तो आप लिख दीजिए, मान लीजिए p, तो OP वेक्टर ना, यही क्या है, वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा z है, सॉरी z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 प्लस 2i, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब 2-3 कॉन्सेप्ट्स यहां पे हैं, अब समझिएगा। अब तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ऑर्गेन प्लेन क्या है। तो एक ऐसा प्लेन जो कि कॉम्बिनेशन होगा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का, इसको हम एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं रियल एक्सिस को, और इमेजिनरी एक्सिस को वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो प्लेन होगा जहां पर रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेन प्लेन, पहली चीज। दूसरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, और तीसरा, इसको एज अ वेक्टर भी हम कंसीडर करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए 2-3 चीजें यहां पे अब याद करिए। अब जरा याद करिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड था, मॉडुलस, याद करिए मॉड z क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस अगर मैं लेता हूं मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। अब वहीं पे फिर से मैं जरा आता हूं, फिर से ये मेरा रियल एक्सिस है, इधर मेरा क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। इसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, बुक्स में यही भी लिखते हैं, या फिर इधर और वाई एक्सिस इसको कह सकते हैं। अब चलिए, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया, मान लीजिए यहीं पे है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में मैं क्या लिख रहा हूं? a, b, ठीक है ना। और मान लीजिए ये पॉइंट जो मेरा p है, तो इसको अगर मैं मिलाऊं ओरिजिन से इस p को, ये एज अ वेक्टर कंसीडर किया आपने, तो अब अगर ये वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या है? r। तो यही जो मैग्नीट्यूड है ये r, इसी को हम क्या बोले? मॉड z। ये क्या होगी? लेंथ होगी ना इसकी, ओपी का लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ रेडियस। इसी को हम क्या बोलते हैं? जैसे ओपी वेक्टर आप ले रहे थे ना, यहाँ पे ओपी वेक्टर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर। क्लियर? सो जो ओपी है, अब वेक्टर मैं नहीं बोल रहा हूं, इसकी लेंथ को, मतलब रेडियल वेक्टर के लेंथ को, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करें? आर। और आर क्या है? मॉड जेड। और मॉड जेड क्या है? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। चलिए, दो चीजें अब मैंने याद करिए, मैंने आपको बोला भी था कि मॉडुलस को भी मैं ऑर्गन प्लेन में ऐसे बताऊंगा और कॉन्जुगेट को भी। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेट पे आते हैं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, ठीक है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ करता था? a माइनस आई बी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा? a कॉमा बी। और इसको अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a कॉमा माइनस बी। अब जरा आइए, जरा यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस चल रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस, इसी को हम रियल एक्सिस बोलते हैं और इसी को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये मेरा ओरिजिन है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा जो है z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर्ड पेयर में a कॉमा b, ठीक है ना, ये मेरा मान लीजिए OP मैंने इसको लिखा एज अ वेक्टर। तो ये जो पॉइंट है a कॉमा माइनस बी कहां पे जाएगा? तो देखिए ये a तो a ही है, लेकिन ये माइनस लग गया, तो y में अगर ये b है और इसका निगेटिव, मतलब y में निगेटिव, मतलब आपका क्या करना है? इसका रिफ्लेक्शन लेना है। और ये z बार जो है मेरा यहाँ पे a कॉमा माइनस बी आ रहा है। थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं, a कॉमा माइनस बी, a कॉमा माइनस बी। तो मैं ग्राफिकली आपको बता रहा हूं, अगर ऑर्गन प्लेन में z और z बार को रिप्रेजेंट करें तो आप देखेंगे कि अल्टीमेट ये मिरर इमेज होता है अबाउट रियल एक्सिस। मतलब क्या है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये z दिया हुआ है, z ए बी, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर फॉर्म में मैं अगर इसको यहां रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, वो क्या होता है? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन बोलते हैं अबाउट रियल एक्सिस। जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा? a कॉमा माइनस बी। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, वो मिरर इमेज होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अबाउट क्या? रियल एक्सिस। मतलब रियल एक्सिस को एक मिरर समझिए और उसका इमेज निकाल लीजिए, तो वही क्या आता है? z बार। जैसे एक आध एग्जांपल कर लें, चलिए एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल। z को अगर मैं 1 प्लस 2i लेता हूं, तो इसका z बार क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2i। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखिए, ये होगा 1 कॉमा 2 और ये मेरा क्या होगा? 1 कॉमा माइनस 2। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें ऑर्गन प्लेन में, तो 1 कॉमा 2 कहां पे जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 1 कॉमा 2 जो है यहाँ पे आएगा ना, रियल एक्सिस पे 1 और इमेजिनरी एक्सिस पे 2। तो मान लीजिए ये मेरा 1 कॉमा 2 है, ये मेरा p ले लिया। चलिए ऐसे, तो इसका कॉन्जुगेट जो आएगा वो क्या आएगा? देखिए 1 कॉमा माइनस 2, मतलब यहाँ पे ठीक है ये 1 और यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा माइनस 2। तो हमने क्या किया? सिंपली इसका मिरर इमेज लिया जस्ट अबाउट क्या? रियल एक्सिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप कोई भी पॉइंट लेके देखेंगे ना, तो आपका रिफ्लेक्शन होता है अबाउट रियल एक्सिस।
समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको जानना जरूरी था। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकता हूं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ऑर्गेंड प्लेन बोलते हैं। मैग्नीट्यूड जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एज अ वेक्टर मैं कंसीडर करूं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियल वेक्टर। अब इस जो अगर एज अ वेक्टर आप कंसीडर करें तो इसको रेडियल वेक्टर बोलते हैं, और जो मैग्नीट्यूड होता है या मॉडुलस जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस रेडियल वेक्टर की लेंथ होती है। वेक्टर है तो उसका मॉडुलस होता है फ्रेंड्स ना, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम रेडियल वेक्टर का लेंथ बोलते हैं। दूसरी चीज, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका कॉन्जुगेट जो होता है ना वो एग्जैक्टली मिरर इमेज होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अबाउट रियल एक्सिस। और यहां से एक और रिजल्ट है, अगर वहां पे नहीं बताया तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए ना और उसका कॉन्जुगेट लीजिए, दोनों का मॉडुलस जो होता है ना सेम होता है। अगर मैं भूल गया तो इसको एज अ रिजल्ट आप याद करिए, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यही से वेरीफाई कर लीजिए। z का मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट में 1 + 2 स्क्वायर मतलब 4, कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट में। और इसका भी अगर आप निकालेंगे इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस तो वो भी वही आएगा, देखिए 1 और प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में, तो ये भी क्या आएगा स्क्वायर रूट 5। तो याद रखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उसका मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा सेम होता है। क्लियर है? अब चलिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम शुरू कर रहे हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, क्या, पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो मेरा मेन मोटिव है। सो पोलर फॉर्म और पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब ये क्या होता है, तो अगर मेरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दी हुई है फ्रेंड्स, और मान लीजिए ये a + ib है, ठीक है ना, तो पोलर फॉर्म भी इसी को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, जो कि 2 टर्म में आता है, मतलब r और थीटा, उसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे r और थीटा। जहां पे r क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो r होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है या मैग्नीट्यूड, और थीटा जो यहां पे हम डिफाइन करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो क्या होता है, आर्गुमेंट इसको बोलते हैं। तो चलिए पहले आर्गुमेंट समझ जाते हैं, उसके बाद पोलर फॉर्म पे आते हैं। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है ना, मान लीजिए ये मेरा रियल एक्सिस है, इसी को हम एक्स एक्सिस भी लिखते हैं, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस भी लिखते हैं, और वाई एक्सिस ये है मेरा ओरिजिन। ठीक, अब मेरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे z, समझिएगा, मैं जनरल लेके चलता हूं a, b, ठीक है। तो एज अ वेक्टर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, करूंगा बिल्कुल, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं p लिखता हूं तो OP, ठीक है। अब चलिए, तो OP वेक्टर की तरह इसको रिप्रेजेंट किया हमने, तो इसको हम क्या बोलते थे, याद करिए, रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, पहले चीज ये समझिएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्गुमेंट क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो आर्गुमेंट मेन कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो आर्गुमेंट क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एज अ वेक्टर मतलब रेडियल वेक्टर, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस, मतलब देखिए ये ओरिजिन है, इसके इधर ये पॉजिटिव होता है ना, इधर जाएंगे तो नेगेटिव होता है, ये हमारा सेंस आपको पता है। उसी तरीके से y भी इधर पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब ओरिजिन से लेके इधर ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की मैं बात बोलता हूं। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलिए से वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको अगर मैं रेडियल वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करता हूं तो ये जो एंगल बनाती है, रेडियल वेक्टर जो एंगल बनाएगा, ठीक है ना, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक एजम्पशन है कि एंगल्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, मेजर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये चीज याद है। तो हमेशा आप समझिए एंटी क्लॉकवाइज ही हम मेजर करेंगे एंगल्स को, मतलब जब भी आर्गुमेंट निकालेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेने की कोशिश करेंगे, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में।
नेगेटिव में अगर उल्टा जाता है क्लॉकवाइज तो उसी एंगल को हम माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज हो गया। तो आर्गुमेंट कैसा डिफाइन किया आपने? अगर आर्गुमेंट के डिफिनीशन की बात बोलूं तो आर्गुमेंट क्या होता है कि वो एंगल, ठीक है ना, वो एंगल जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैं इसको बोल सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर ना, इसको एज अ वेक्टर कंसीडर किया, मतलब रेडियल वेक्टर। तो जो रेडियल वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। तो चलिए, आर्गुमेंट का डिफिनीशन अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? द एंगल, अब एंगल हमेशा रेडियन में आप मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो उसको मैं नहीं लिखता हूं, एंगल रेडियन में मेजर करेंगे। सो द एंगल थीटा मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं मतलब इसको एज अ वेक्टर कंसीडर करते हैं, और ये जो रेडियल वेक्टर है, सो मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद, यहां पे इंपॉर्टेंट है, विद पॉजिटिव रियल एक्सिस is called या is defined as is called the argument of the complex number, ये चीज समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो यहां पे जो एंगल वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर बोले या एज अ रेडियल वेक्टर, पॉजिटिव, ये चीज याद रखिए, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसी को हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। याद रखिए, ठीक है। चलिए, एक चीज तो ये डिफिनीशन हो गया, सिंपल सी बात है। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि अगर ये आर्गुमेंट है तो इसको कुछ तो फार्मूला होगा ना, कुछ फार्मूला बताइए सर जिससे हम कैलकुलेट कर सके। तो बिल्कुल हम बताएंगे फ्रेंड्स। चलिए, कैसे? अब अगर ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखिए z इक्वल टू a प्लस आई बी लिख रहा हूं, कुछ बुक्स में इसको x प्लस आई वाई लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, हम a प्लस आई बी ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ठीक, या चलिए जो आपका बुक है एनसीईआरटी वहां पे एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं एक्स प्लस आई वाई लिख लेता हूं, मतलब यहाँ पे इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे ना जब बुक आप पढ़ें, थोड़ी सी मेच्योरिटी कम है आपकी। तो चलिए, ये मैंने ले लिया एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स प्लस आई वाई, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये है तो जस्ट अभी आपने सीखा ये आर जो होगा वो क्या होगा? मॉड जेड। और मॉड जेड क्या होता है? मतलब रेडियल वेक्टर की लेंथ। मॉड जेड क्या होता है? स्क्वायर रूट में। तो ये अगर ये हो गया तो यहाँ पे मॉड जेड क्या होगा मेरा, जिसको मैं आर बोल रहा हूं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये जो इसकी लेंथ है रेडियल वेक्टर की, या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस है वो क्या है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ मत करिए, यहां से P जो पॉइंट है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए रियल एक्सिस पे। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो यहां पे अब मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ क्या? ओ पी लिख दिया, इसको मान लीजिए मैं नाम दे दिया एन, तो ओ एन पी ना, ये पी पॉइंट था। तो ये मेरा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए मेरा एंगल है थीटा। तो यहां से देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा, जरा याद करिए। तो टेन थीटा क्या होगा? पहली चीज मैं प्रॉपर डिराइव कर देता हूं। चलिए, ये हो गया मेरा। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर है मेरा पीएन है, हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं वो क्या है? ओपी है, और बेस मेरा क्या है? ओएन। इसका मैं नाम दे देता हूं ओ। आहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट हो जाएगा, मैं आपको घबराना नहीं। चलिए, इसका मैंने नाम दे दिया कैपिटल ओ, ठीक है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता था याद करिए? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? पी एन, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये, और ये तो ऑलरेडी आप निकाले हैं आर। ये समझ में आ गया? चलिए,
ये आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये कोऑर्डिनेट आप लिखें x, y, तो याद करिए ये जो मेरा ON होगा बेस, ये क्या होगा, x होगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं और ये मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है, वो ऑलरेडी आपको पता है, ये y है। तो यहाँ पे Pn मेरा क्या है, y है, y/r। ठीक है। उसी तरीके से cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता था, बेस मेरा क्या है, ON बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे OP है, OP मतलब R। तो चलिए ON मेरा क्या है, x, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा R। अब इन दोनों को डिवाइड जरा करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा दिस इज इक्वल टू, अब जब डिवाइड करेंगे तो y/x आता है। आ गया। बस फ्रेंड्स यही तो फार्मूला है। अब यही से आर्गुमेंट अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो मेरे पास फार्मूला क्या आ रहा है, tan इनवर्स y/x। ये फार्मूला आप रट लीजिए। तो अब आपका जो डाउट था वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया होगा कि यस सर, अब हम आर्गुमेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा उसको हम निकाल लेंगे, और वो क्या है, ठीक है ना, वो आर्गुमेंट जो है वो क्या आता है, tan इनवर्स y/x। सो अब यहां पे मैं लिखता हूं, नाउ फार्मूला भी डिराइव कर दिया मैंने, तो फार्मूला पे लिख देता हूं, द आर्गुमेंट थीटा इज गिवन बाय कैसे, यहां से देखिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ये फार्मूला बना, इसको आप चाहे तो याद कर लीजिए। इंटरेस्टिंग क्या है, ये tan इनवर्स y क्या होता है, अगर मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस IY, तो y मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है उस z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहां पे मैं और प्रॉपर कर देता हूं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो ये कभी भी आपको अब ये फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसी को आप अगर ऐसे याद कर पाए तो बहुत सही, या ये सबसे प्रॉपर तरीका है कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है ना। तो ये मेरे पास फार्मूला बना क्या, आर्गुमेंट निकालने का। ये चीज क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए, अब यही से इन दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करते तो क्या आता, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर कॉमन लेके इधर ले जाइए, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड तो यहाँ निकालने, ये तो ऑलरेडी मैं निकाल के दिखा चुका हूँ। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बोलेंगे ना कि सर प्लस माइनस आएगा, तो हमेशा प्लस साइन लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसी केस में जीरो आएगा उसका मैग्नीट्यूड, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नॉन जीरो लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, यहां से चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए इसी इक्वेशन से जरा यहां पे आप आए। अब आता हूं मैं, कुछ और चीजें जरा यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मेरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थीटा एंगल था, इसको अगर मैं 2 पाई डिग्री से रोटेट करता हूं, ध्यान दीजिएगा 2 पाई, तो 2 पाई से अगर आप रोटेट करेंगे तो 2 पाई, देखिए अगर 2 पाई मतलब क्या हुआ, यहीं से स्टार्ट किया वापिस यहीं पे पहुंच गए, तो 2 पाई से रोटेट करते हैं ना तो फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं, फिर अगला 2 पाई आप रोटेट करें फिर वहीं पे पहुंचेंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आते हैं। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आते हैं, पहली चीज। अब यहां पे बड़ा स्पेशल केस है जो कि आपको समझना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको मैंने बताया ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का। तो उसमें से मैं अब कुछ स्पेसिफाई कर रहा हूं। हाँ, एक चीज तो इतना क्लियर है कि 0 से 2 पाई के बीच में आप जाएंगे ना, अगर रेंज में 0 से 2 पाई रखता हूं तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक आर्गुमेंट आएगा।
ये तो ठीक है, क्योंकि 2 पाई जब रोटेट कर रहे हैं, जैसे थीटा आ गया, फिर यहां से 2 पाई रोटेट करेंगे तो वापस पहुंच रहे हैं, तो 0 से 2 पाई के बीच में यूनिक होगा, एक ही होगा आर्गुमेंट। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सी बला है फ्रेंड्स, तो मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया कि जो मैं आर्गुमेंट निकाल रहा हूं ना, जो आर्गुमेंट मैं निकाल रहा हूं, उस आर्गुमेंट का रेंज, मतलब वो आर्गुमेंट मतलब थीटा जो है, अगर माइनस पाई से पाई के बीच में आए, याद रखिए माइनस पाई से पाई के बीच में अगर मैं थीटा को लेता हूं ना, तो उस केस में इस आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। उस केस में इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, वो कुछ होता नहीं, वो आर्गुमेंट ही है, लेकिन मैंने उसको उसका रेंज सेट कर दिया कि माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा, तो उसी आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बार बार आप देखेंगे ना, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, थोड़ा सा आगे हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आइलर फार्मूला वगैरह आते हैं, तो आप देखेंगे हमेशा वहां पे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या क्या समझा आपने, 2-3 चीजें जो आपने यहां पे समझने की कोशिश किया। चलिए, तो यहां से आपने जो सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर मैं कंसीडर करूं, मतलब रेडियल वेक्टर, तो वो जो वेक्टर है, यहां से ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रियल, मतलब ये डायरेक्शन से ना। अब ये बोलेंगे सर पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेजर कर रहे हैं कि नेगेटिव रियल एक्सिस से, वो कैसे देखें, तो देखिए जहां से एंगल आप मेजर करना शुरू करते हैं ना, जहां से यहां से मेजर कर रहे थे, तो इसकी तरफ अपना फेस करिए, और फेस अगर पॉजिटिव इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, तो आप बोलते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होती फॉर एग्जांपल, तो एंगल ऐसे मेजर करते, आप फेस आपका किधर होगा जब मेजर करेंगे, तो ये देखिए निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो है निगेटिव रियल एक्सिस से आप मेजर कर रहे हैं, तो ये कभी भी आर्गुमेंट में नहीं आएगा। आर्गुमेंट का डिफिनीशन क्या था, पॉजिटिव रियल एक्सिस डायरेक्शन से। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने देखा कि आर्गुमेंट का फार्मूला, आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट हो सकते हैं, 2 पाई का मल्टीपल अभी मैंने बताया, लेकिन अगर उसी आर्गुमेंट को मैं रेंज सेट कर दूं, माइनस पाई से पाई के बीच में ही लूंगा, तो उस आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो थीटा लिख दीजिए, या तो ऐसे भी लिखते हैं आर्ग जेड ना, तो या तो थीटा लिखिए, या फिर इसका नाम दूसरा है आर्ग जेड, ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये बताता क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आते हैं फ्रेंड्स, जो लास्ट है पोलर फॉर्म, वो क्या है उसको अब मैं आता हूं, ये जो फाइनल टॉपिक है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, ठीक। सो पोलर फॉर्म क्या होता है, तो किसी भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म देखिए इसी इक्वेशन से आएगा, और हमने ये सब कुछ सेट किया हुआ है इस इक्वेशन से। जरा याद रखिए, जरा ध्यान दीजिए, y की वैल्यू क्या आएगी, r cos थीटा, और x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू r sin थीटा, और x की वैल्यू r cos थीटा। तो चलिए यही से मैं लिखता हूं, x इक्वल टू मेरा क्या है, r cos थीटा, ठीक है ना, इस सेकेंड वाले इक्वेशन से, और y की वैल्यू r sin थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। अब जरा आइए यहां पे, अब यही से मैं डिराइव करता हूं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, r और थीटा में एक इक्वेशन, यही ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन r और थीटा में। कार्टेशियन क्या था, x और y में, जो अब तक हम करते आ रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको हम कार्टेशियन में कैसे लिखते थे, x प्लस आई वाई। अब मैं इसको पोलर में लिखना चाहता हूं, तो x की वैल्यू मेरी क्या आई, r cos थीटा, ठीक है ना, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो प्लस आई इंटू वाई की वैल्यू क्या है, r sin थीटा। तो यहां पे आप r कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू आई, या i sin थीटा, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पोलर फॉर्म। इसी रिप्रेजेंटेशन को जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखें, ये r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, या sin थीटा इंटू आई,
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। मैं आई साइन थीटा ही लिख देता हूँ, ये थोड़ा आदत है हम लोगों की कि पहले आई लिखते हैं, तो चलिए आई साइन थीटा, क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। तो यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है, उसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, अब ये क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट। और हमेशा याद रखिए, आर्गुमेंट तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब भी आप पोलर फॉर्म लिखेंगे ना, ये थीटा को आप हमेशा कोशिश करिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखने का। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये एजम्पशन है कि आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लिखें, जब तक न बोला जाए कि आप कुछ भी जनरल आर्गुमेंट लिखिए, तो आप हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लेते हैं। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आर और थीटा के फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लिखें, तो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे सीधी सी बात है, अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल। बट जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और आप कोई भी न्यूमेरिकल उठा के देखिएगा, जो आपका थीटा होगा ना, वो हमेशा इसी रेंज में लेता है, -π से π के रेंज में। आप प्लीज उसको कभी भी आप चेक करिएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं। तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालें। तो ये जनरली बुक्स में आपके इस लेवल पे, खास करके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए। सो रूल टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऐसे लिखता हूँ, रूल टू फाइंड, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, रूल टू फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। हमेशा क्या है, कंफ्यूजन बना रहेगा। वो पोलर फॉर्म लिखने में आपको हमेशा गलतियां होती रहेंगी। तो ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ये डिपेंड करता है कि मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर ना किस क्वाड्रेंट में पड़ रही है। अब देखिए आर्गेन प्लेन भी है, तो इसी को तो हम आर्गेन प्लेन बोल रहे हैं। और अगर इसको हम आर्गेन प्लेन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में पड़ती है ना, उसी को लेके स्पेशल फार्मूला है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का। तो इसको हम लोग डिटेल में, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में जाके बताने की कोशिश किया, इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियोज को, और इसको कंप्लीट जब समझ में आ जाए तो ही नेक्स्ट वीडियो पे बढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो अभी, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियोस फ्री हैं, तो आपका एप्रिसिएशन थोड़ा सा हमें अगर मोटिवेट करता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे आप निकालें, ठीक है ना। हालांकि ये वीडियोस ऑलरेडी मैं हायर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। बट वहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया था आर्गुमेंट को कि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जनरल आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं, क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव साइन। तो जो बुक्स में आपके इस लेवल पे है, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। होपफुली जो मेरा एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अब एक्सरसाइज भी मैंने लिख दिया है, तो एक्सरसाइज जैसे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।